नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राकेश अग्रवाल जी से। राकेश अग्रवाल जी का नाम यहाँ कोई नया नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो हम बताना चाहें तो उनका जो व्यक्तित्व है काफ़ी विस्तार लिए हुए है। एक एक बड़े जो है तो व्यवसायी हैं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इसके साथ साथ इनके जो सामाजिक सरोकार हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। अभी अग्रवाल धाम जो बना है, अग्रवाल धाम के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और आप जैसे लोगों की परिकल्पना से जो है काफ़ी कुछ नया हो रहा है सामाजिक क्षेत्र में। और बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे राकेश जी से। जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की परिस्थितियां बनी और अब जो हालात हैं उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं राकेश जी। उसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को लेकर बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि रायगढ़ में अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है स्थानीय स्तर पर भी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद जो तकरीबन 12-13 दिन बाद जो इंडिया का जो रिएक्शन आया 10 दिन बाद, तो उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? अब स्थिति ये है कि सीज़ फायर हो चुका है और अब राजनीति खुले तौर पर हो रही है। जहां विपक्ष कहता है कि युद्ध जो है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और सरकार का जो स्टैंड है, तो ये सारा कुछ आप देख रहे हैं चीज़ों को। क्या कुछ आपका मानना है इसको लेकर? आप एक कारोबारी भी हैं, तो व्यापार के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से ज़रा बताइए कि किस तरह का माहौल और कैसे आप देखते हैं इसको? 22 अप्रैल की जो घटना थी वाकई बहुत दर्दीली घटना थी। मैं समझता हूँ रायगढ़ का हर भारतीय, हिंदुस्तान का हर भारतीय की आंखों में एक आंसू थे उन विधवाओं के लिए जिन्होंने अपने मांग का सिंदूर, अपना भविष्य, अपना परिवार को खोया है। मैं भी उनकी तरफ से बहुत पीड़ादायक था और उनके परिवारजनों को श्रद्धांजलि दिया हूँ और बहुत तकलीफ का दिन था वो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर का तात्पर्य बहुत गहरा है, इसे समझने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर ये उन महिलाओं के सिंदूर का बदला का ऑपरेशन सिंदूर है जिन महिलाओं की सिंदूर उजाला गया है। और मैं मानता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह का 56 इंची का सीना दिखा करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उन्होंने ये साबित किया है कि केवल मेरे प्रधानमंत्री का 56 इंची का सीना नहीं है, हर भारतीय का 56 इंची का सीना है। और उन्होंने बहुत तबीयत से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हकीकत तो यह है कि भारत, हमारा जो देश है, वो युद्ध के पक्ष में कभी भी नहीं रहता। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस पद्धति पे हमारा देश चलने वाला है। और जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तबाही मचाई है और सारा विश्व जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। और एक प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया और हमारी सेना को फ्री हैंड छोड़ा। और सेना के जो तीनों विंग हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया फ्री हैंड मिलने के बाद, वो बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो उनके 9 ठिकाने तबाह किए गए पाकिस्तान में घुस के, तो ये एक बड़ी बात थी। यहाँ हर भारतीय का सीना जो है गर्व से फूल गया था। तो कहना चाहिए कि सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो अद्भुत है। बिल्कुल निसंदेह सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और उनके घर में घुसकर जिस तरह से उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, वो हमारे भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है। और वाकई में दिल से सलाम है ऐसी सेना को, क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटे और किसी बहन के भाई हैं और हमारे जैसी रक्षाओं के लिए वो देश पे लड़ रहे हैं। बड़ा नाज है ऐसी सेना पर। और सेना ने वो करके दिखाया है जो शायद ही किसी के लिए वो एक मामूली लड़ाई होगी, लेकिन इसके लिए बहुत जुनून और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जिस तरह का काम उन्होंने किया है, उन्हें वाकई में सलाम है और हर भारतवासियों की तरफ से उन्हें सलाम है। जिस तरह का उन्होंने काम किया है वो शब्दों में बयान करके उनके काम को छोटा नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताएंगे कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ, और तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला है? इस सीज फायर को लेके आगे स्थितियां सब ठीक हो जाएंगी? देखिए, वो सुधरने वाला है ये कहना कठिन है, लेकिन सुधारने का प्रयास जरूर किया गया है। हमारा काम है उन्हें सुधारना। पाकिस्तान या कोई भी देश
बुरी तरह से बर्बाद हो जाए तो इसका इम्पैक्ट भी किसी न किसी तरह से हमारे देश को भी आना है। हम उसे बर्बाद करेंगे लेकिन सुधारने के लिए बर्बाद करेंगे। ये नहीं है कि हम वहां की आम जनता को किसी भी तरह की तकलीफ दे दें। वहां की आम जनता जो निर्दोष है, जो रोजी रोटी में अपना दिनचर्या चला रही है, उनसे भारत देश की कोई दुश्मनी नहीं है। वहां के सेना प्रमुख मुनीर जी, जो बेसिकली आतंकवाद है, सेना प्रमुख कहने में मैं सेनाओं का अपमान समझूंगा, वो बेसिकली आतंकवाद है। तो वहां की सेना को मैं आतंकवाद की सेना मानूंगा। उनकी सेनाओं से हमारी दुश्मनी है, उनकी सेनाओं को हमको सबक सिखाना है। और जो मोदी जी ने बड़े तबीयत से उनकी सेनाओं को सबक सिखाया। जहां तक सीज फायर का सवाल है, सीज फायर एक सोची समझी, बहुत बुद्धिजीवी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि युद्ध किसी देश का कोई विकल्प नहीं है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए, हमें उसे डराना चाहिए और उसे धमकाना चाहिए। हम टीवी में देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों के गढ़ तबाह हुए हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदला है और इससे पाकिस्तान सहमा है। पाकिस्तान ने खुद, वहाँ के जनरल ने हमारे जनरल से बात करके युद्ध विराम की रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है और उसके बाद सीज फायर हुआ है। और जो मीडिया में आ रहा है वो हम सब देख भी रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के जो बाकी कुछ राजनीतिक पार्टियां अनर्गल बात कर रही हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुझे बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त ये हमारा फर्ज बनता है कि देश की सारी पार्टियां देश के साथ खड़ी हों, देश का जिस तरह से जवाब हम दे रहे हैं उस जवाब के साथ खड़े हों। उन पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से आम आदमी के लिए पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में भी एक ऑपरेशन सिंदूर की तरह कई योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है। क्या उसके विषय में किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई सवाल किया? क्या आज बंगाल में जो हो रहा है किसी राजनीतिक पार्टी ने उसके लिए सवाल किया? क्या आज वक्फ बोर्ड के लिए हमारे मोदी जी ने इतनी बड़ी स्कीम निकाली है जो आम मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उसकी तारीफ की? अगर आप तारीफ करना नहीं जानते हैं तो निसंदेह मेरा ये निवेदन है कि आप किसी की विवेचना भी न करें, किसी के ऊपर आरोप भी न लगाएं और आप न्यूट्रल रहें, देश के साथ खड़े रहें। ये मेरा निवेदन है। जी, आपने मीडिया का जिक्र किया, लेकिन जो 7 तारीख की रात में जो मीडिया का जो स्वरूप था, कहीं ना कहीं उसको जो है किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा आया मीडिया में, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने तथ्य से हटकर बहुत सारी चीज़ें बताई, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। लगता है कि मीडिया कहीं आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है? जी, मीडिया, कुछ एक मीडिया है जो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाकर के बात कर रहा था, लेकिन हमें हमारे सेना पे, हमारे सरकार पे, हमारे मोदी जी पे अटूट विश्वास था और हमें मालूम था कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जहां विश्वास है वही सफलता है। हम अपनी सेना पे अटूट विश्वास रखते हैं। जो मीडिया दिखा रहा है वो सच हो ये कभी भी जरूरी नहीं है। हमारी सेना क्या कर सकती है ये हम जानते हैं और आज जो मीडिया दिखा रही है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने तबाह किया है और किस तरह से पाकिस्तान के संसद में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए अब शब्दों का प्रयोग उनके संसदों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। कारोबार के लिहाज से जो हम अगर देखें तो ये निर्णय कितना सही मानते हैं, सीज फायर का जो निर्णय लिया गया, या परिस्थितियां जो भी बनी हों, लेकिन जो युद्ध विराम की स्थिति आई है, कितना हम मानते हैं खास तौर पे कारोबार जगत के लिए? जी, युद्ध विराम किसी भी व्यवस्था के लिए, खास तौर पे एक व्यापार जगत के लिए, आम आदमी के व्यवस्थाओं के लिए बहुत जरूरी है। युद्ध किसी भी परिस्थिति का रिजल्ट नहीं हो सकता। मैं दिल्ली गया था अभी 5 दिन पहले और शायद कल लौटा हूँ। मैं दिल्ली गया था तो मैंने दिल्ली में देखा सारी होटलें खाली थी। दहशत के हमारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो युद्ध से डर हमें भी है, केवल पाकिस्तानियों को नहीं है। किसी न किसी उसके बुरे परिणाम हमारे ऊपर भी आना है। तब हमको मालूम है कि हमारे साथ भी किसी तरह का कोई बुरा परिणाम आना है। हमारी व्यवसाय, हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होनी है। तो युद्ध को बहुत सोच समझकर, बहुत जरूरत पे किए जाने की चीज़ है। ये इस तरह की बातों पे हम युद्ध पे उतर जाएं और देश को तबाह कर दें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो सीज फायर होना बहुत आवश्यक था। जितना हमको करना चाहिए था हमने किया और मोदी जी रुकने वाले नहीं है। अपने तरीके से, अपनी स्टाइल से वो आगे भी करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भारत के देश को भी कोई तकलीफ पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाए। व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और किसी भी देश को मजबूत के लिए बहुत जरूरी है। व्यापार भी निरंतर चलते रहना चाहिए। युद्ध से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जी,
अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार जो औद्योगिक नीति बनाई है 2024 से 30 तक का, जो उन्होंने 24-30 का जो बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं उस नीति में। तो राज्य सरकार की इस औद्योगिक नीति को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि इसमें रोज़गार को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। जी, निसंदेह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार बनी है वो वाकई में रोज नई एक स्कीम हर किसी के लिए, चाहे वो आम आदमी हो, व्यापारी हो, किसी भी तरह के उद्योग हो, रोज कोई ना कोई एक नई स्कीम, रोडों का विस्तार, और अभी जो औद्योगिक नीति निकली है वो वाकई में बहुत तारीफ़ काबिल है। इससे हमारे देश में नए उद्योग आएंगे, नए निवेश आएंगे, नए उद्योग आएंगे, तो निसंदेह हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़े रोजगार के रूप में, बहुत बड़ी नीति और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के रूप में ये व्यवस्था को प्रदेश सरकार बना रही है, और वाकई में बहुत तारीफ की बात है। मैंने देखा है हमारे प्रदेश के जो मंत्री जी हैं, माननीय ओपी चौधरी जी, उनका भी विजन जब मैं देखता हूं तो वाकई में स्तब्ध रह जाता हूं कि क्या किसी मंत्री का भी इतना बड़ा विजन हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक इतने बड़े विजन के मंत्री बहुत रेयर, बहुत कम देखे पाए हैं। इनके हर बात पे, हर शब्द पे केवल एक ही बात है, विकास। विकास के अलावा कोई और बात इनके आज तक मैंने किसी स्टेटमेंट में सुना नहीं है। तो वाकई में ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे विधायक को हमने रायगढ़ विधानसभा से जिता के भेजा है, जो आज प्रदेश के विकास के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है, इतने बड़े बड़े बजट तैयार कर रहा है। बहुत अच्छा अनुभव होता है, और ऐसा लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत तरक्की पर आने वाला है, और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बहुत अच्छे उन्नत प्रदेशों में गिना जाने वाला है। ओपी चौधरी जी का आपने नाम लिया, रायगढ़ के विधायक हैं और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत पावरफुल मंत्री हैं। उनका जो विज़न वाकई में काफ़ी बड़ा विज़न है, तो ये बात मानते हैं। बाकी रायगढ़ विधानसभा को लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लंबा समय आपने देखा है जो गुजर चुका है, और अब जो दौर शुरू हुआ है ओपी चौधरी जी के विधायक बनने के बाद, तो ये जो डेवलपमेंट को लेकर जो एक करवट ले रहा है रायगढ़, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिसमें तब्दीली देख रहे हैं। कितनी सकारात्मक ये तब्दीलियां आप देख पाते हैं? पिछले, मैं मानता हूं 20 सालों से रायगढ़ एक रुका हुआ शहर हो गया था लगभग। वापस वो शहर को मैं बदलता हुआ देख पा रहा हूं। मैं जो 20 साल पहले रायगढ़ था, आज भी उसी रायगढ़ में हूं। लेकिन 20 साल पहले का जो रायगढ़ उसमें विकास रुका हुआ था, शायद आपकी इस बात से माफ़ कीजिएगा, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ हमने विजय अग्रवाल जी को भी विधायक बनते देखा है। उस समय केलो परियोजना साकार होते देखा हमने। रोशन लाल जी अग्रवाल विधायक बने, डॉक्टर सक्राजीत नायक विधायक बने, फिर प्रकाश नायक विधायक बने। क्या होता है कि जो सरकार का जो बजट है वो तो आना ही आना है, और काम हुए हैं इन 20 सालों में। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत कम समय में इनके कार्यकाल में काफ़ी बड़ा जो है विकास, डेवलपमेंट का हम एक जो है ढांचा देख रहे हैं। निसंदेह देखिए, 20 सालों का मतलब ये है कि 20 सालों में जो परियोजनाएं थी वो परियोजनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन आने वाले 10-15 साल के अंदर रुका हुआ शहर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सारा शहरों का चौड़ीकरण हुआ है, कई ओवरब्रिज बने हैं, कई ट्रांसपोर्ट नगर बने हैं, बहुत विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, नो डाउट बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन जो रायगढ़ बनना था, वो रायगढ़, जिस रायगढ़ की हम परिकल्पना करते थे, वो रायगढ़ नहीं बन पाया। मैं ऐसा दोष नहीं दूंगा किसी राजनीतिक पार्टी को, या 20 साल पहले के किसी राजनीतिक पार्टी को कहीं दोष नहीं दे रहा हूं। जो रायगढ़ बनना चाहिए था, हमने जो परिकल्पना की थी और यहाँ जो वादे हुए थे, उन रायगढ़ों में कहीं रायगढ़ अधूरा छूट गया था, और उसके कई सालों तक रायगढ़ में एक ब्रेक लग गया था। विजन की कमी हम कह सकते हैं, इस बात में सहमति हो सकती है। जी कि विजन की कमी, जी एक बड़ा विजन के साथ ये विधायक आए हैं जी, वो विजन की कमी कम से कम दिख रही है। जी बिल्कुल, और इनका जो विजन है वो रायगढ़ को एक बहुत बड़े मेट्रो सिटी के तर्ज पे डेवलप करने का जो विजन है वो वाकई में बहुत तारीफ काबिल है। और ये अगर विजन सही अमली जामा पहना तो शायद हम आप भी नहीं पहचान पाएंगे क्या हम उसी रायगढ़ में हैं। अच्छा, ये तो हो गई बहुत पॉजिटिव बात। कुछ एक कमियां भी आती हैं जिससे लगातार बात होती है। ओपी चौधरी जी को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि इस पॉइंट को उनको ठीक करना चाहिए, जो आपको नज़र में, आपके ऑब्जर्वेशन में जो हो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ पॉइंट नज़र नहीं आता। ये तय है कि हम रायगढ़ के विधानसभा के कोई भी व्यक्ति अगर आदरणीय जी से मिलने जाता है और किसी भी कार्य के लिए जाता है और उन्हें लगता है कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, तो बहुत तुरंत टेबल पे ऑन द स्पॉट एक्शन लेकर के उस काम को करते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कम्युनिकेशन गैप, उन्हें हफ्ते में एक दिन कोई एक दिन फिक्स करके
अपने विधानसभा में एक दिन फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि आम जनता के लोग उनसे मिल सकें। और उनका ये प्रयास रहता भी है, अगर वो डे फिक्स हो जाए, कोई भी एक डे, तो आम जनता तक ये मैसेज रहेगा कि इस तारीख को हमारे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी हमसे जरूर मिलेंगे, और ये व्यवस्था अगर हो जाए तो अति उत्तम होगी। बाकी उनका प्रयास अपने विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों से मिलने का और कार्य को करने का हमेशा रहा है। उनकी पॉजिटिविटी को मैं सलाम करता हूँ। जी, अग्रहा धाम के संस्थापक अध्यक्ष आप रहे हैं, और जिस तरीके से इतना बड़ा एसेट, मैं सिर्फ अग्र समाज को ही नहीं कहूँगा, पूरे रायगढ़ को, बिरादरी को मिला है, रायगढ़ के समाज को मिला है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एसेट है ये। और इसमें जब इसका उद्घाटन हुआ था तो मुझे याद है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी थे, ओम बिरला जी आए हुए थे, लोकसभा स्पीकर, और ओपी चौधरी जी थे। उस समय ये बात एक आई थी, आपकी तरफ से आई थी कि अगर सरकार हमें ज़मीन उपलब्ध कराए तो हम इसमें एक 100 करोड़ की लागत से हम इसमें एक हॉस्पिटल बना के देंगे। तो उसको लेकर तो क्या कुछ आपकी कुछ वो बात आगे बढ़ी है? क्योंकि उस समय बात तो आती है और चली जाती है, क्या उस पर कुछ आगे काम होगा? बिल्कुल होगा, और हम उसमें प्रयासरत भी हैं। अगर ऐसी कोई हमें ज़मीन मिलती है, सरकार के द्वारा भी हमें ये आश्वासन दिया गया है कि हम ज़मीनें देख रहे हैं, और आप भी ज़मीन देखिए, और हम भी उस बात के लिए सर्वे में हैं। अगर कोई ऐसी बढ़िया हमको ज़मीन मिल जाती है तो हमारा समाज उस बात के लिए आज भी उतना ही वचनबद्ध है जितना वचनबद्ध मैंने मंच पे पूरे सभा के सामने रखा है, और मेरा समाज आज भी उतना ही वचनबद्ध है। अगर ज़मीन मिलती है तो शायद रायगढ़ में दानवीरों की कमी नहीं है, ये रायगढ़ के समाज के हमारे लोगों ने करके भी दिखलाया हुआ है। पैसा यहाँ लोग जेब में लेके घूमते हैं समाज सेवा के लिए, हौसले की ज़रूरत है, और हौसला हमारे समाज में पर्याप्त है। बस सरकार के द्वारा और हमारे जो बातचीत का दौर है उसमें ज़मीन का एक जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अगर बहुत जल्द कोई ज़मीन मिल जाती है तो उस काम को बिल्कुल किया जाएगा। समाज कहीं से भी इस काम को करने के लिए पीछे नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आपसे जब भी बातचीत होती है तो एक अलग तरह की एनर्जी जो है वो देखने को मिलती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश अग्रवाल जी। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।